राहुल गांधी कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, गारंटी दे रहा हूं। यकीन न हो तो लाओ स्टाम्प पर लिख कर दे दूं। ये बात मेरी नहीं है, ये बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानियों तथा बीजेपी समर्थकों की है। लेकिन समर्थक और कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दीजिए, अब बीजेपी के टॉप वाले नेता भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की रेस में खड़ा करना शुरू कर चुके हैं और सरेआम मंच से राहुल गांधी को पीएम पद का दावेदार घोषित कर रहे हैं। स्वयं गृहमंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं, पूरी कहानी बढ़िया से बताएंगे। इसके साथ ही ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से रवीश कुमार ने नकली चाणक्य की चुटिया खींच ली है, और वो भी उन्हीं के चिमटे से। मसला बहुत ही जबरदस्त है, ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही आज विशेष चर्चा इन दो मोहतरमाओं की करेंगे। बहुत सारे लोग इन्हें पापा की परियां बुलाते हैं, लेकिन हम नहीं बुलाते। भोजपुरी में कहावत है, प्याज की तरह छील देना, यानी परत दर परत तुम्हारी असलियत बाहर कर देंगे। वही वाला कांड सरेआम हजारों के सामने मंच पर, सरेआम मंच पर इन दो महिला लपड़झंडिसों के साथ हो गया है। और इनकी लपड़झंडेसई का अस्तर जब आप देखेंगे और जब सरेआम पोल खुलते हुए इनकी शक्ल देखेंगे, तब आपको आज की गोदी मीडिया का असली चरित्र दिख जाएगा। अच्छा, एक मसला और है। पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कई किलो गालियां खाने के बाद अब प्रधानमंत्री तेलंगाना में गाली खा रहे हैं। और ये बात मेरी नहीं है, स्वयं प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं। और कैसे बता रहे हैं वो हम बताएंगे। उधर पनौती एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। क्यों आ गया है उसे भी देखा जाएगा, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा तुरंत, और इसके बाद ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। वो काम बहुत जरूरी है, 2-4 सेकंड का काम है, पहले ही कर लिया करिए। शुरुआत प्रधानमंत्री से करते हैं। पिछले कुछ दिनों से देश भर में पनौती शब्द की खूब चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन झट से याद दिला देते हैं। हाल ही में क्रिकेट विश्व कप खेला जा रहा था। इसमें भारतीय टीम ने लगातार सभी मैचों में जीत हासिल की, मगर फाइनल में टीम हार गई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये मैच हार गई। यहां विशेष बात यह थी कि पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम भाजपा नेता और गोदी मीडिया के बहुत सारे लपड़झंडिस भी इस मैच को देखने पहुंचे थे। वहीं जब से इस बात की चर्चा सामने आई कि पीएम मोदी ये मैच देखने जा सकते हैं, तभी से सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई थी कि कोई रोक लो, किसी तरह से रोक लो, ये मैच देखने जाएंगे तो इंडिया मैच हार जाएगी। लोगों ने साफ साफ लिखना शुरू कर दिया कि पनौती को मैच देखने जाने से रोकना ही पड़ेगा, अन्यथा वर्ल्ड कप भूल ही जाओ। अब इसके पीछे कौन सा विज्ञान है ये हमें नहीं पता। हम इस तरह की चीजों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि यदि भारतीय टीम विश्व कप जीत जाएगी तो भाजपा और पीएम मोदी इस जीत को पूरे देश में जमकर भुनाने और प्रचारित करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने तो बाद में यहां तक दावा कर दिया था कि उन्हें किसी भाजपा नेता नहीं बताया कि राजस्थान में खुले ट्रक में खिलाड़ियों की रैली निकालने तक की व्यवस्था की गई थी। बड़े बड़े पोस्टर छापकर रखे गए थे और वो भी विश्व कप हाथ में लिए हुए, लेकिन सारा प्लान चौपट हो गया, यानी पूरे प्लान पर पनौती लग गया। किसके लिए लग गया ये तो आप जानते ही हैं। इसके कुछ दिन बाद ऐसा लग रहा था कि अब धीरे धीरे ये मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने किसी रैली में पनौती शब्द का जिक्र कर दिया। फिर क्या था, आईटी सेल और गोदी मीडिया के सैकड़ों लपड़झंडिस लगे स्टूडियो में कूदने। कैसे बोल दिया प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये सब बताना भूल गए कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को ही खुद का सम्मान करना चाहिए। बहरहाल उधर से भी धीरे धीरे पनौती शब्द ठंडा हो ही रहा था, तभी प्रधानमंत्री जी तेजस में जाके बैठ गए। वहां से भी खूब सारी हीरो टाइप की वे, और कभी शिवसेना के संजय राउत, वो भी पनौती के पीछे पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि देश को 2014 से पनौती लग गई है, 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी। अब आप देख रहे होंगे इन दिनों खूब सारा वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से गोदी मीडिया के तमाम लपड़झंडिस पनौती कहने पर राहुल गांधी को घेर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जबकि सबसे पहले तो इन सभी चाटुकारों को मिलकर प्रधानमंत्री से कहना चाहिए कि उन्हें खुद के बारे में गलत शब्द नहीं कहना चाहिए। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करने से पहले उन्हें खुद ही खुद का सम्मान करना चाहिए, मगर विक्टिम कार्ड खेलने में शायद वो भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कर्नाटक में आपने देखा था, पीएम मोदी ने बताया था कि उन्हें 91 गालियां दी गई हैं, बाकायदा लिस्ट बता रहे थे। किसी और भाषण में बोलते हुए कह दिए कि कांग्रेस वाले मुझे भर भर की गालियां देते हैं, बाकायदा किलो में वजन करके बता रहे थे कि इतना किलो गाली मैं रोज खाता हूं, गालियां मेरे लिए विटामिन का काम करती हैं। हाल ही में उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में भी भाषण दिया। कहने लगे कि कांग्रेस वाले मोदी को गरियाते हैं, गाली देते हैं, और तो और अपनी गाली से काम नहीं चला तो अपने पिताजी को भी जबरिया गाली दिलवा दिए। कहने लगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेरे 40 साल पहले गुजरे हुए पिता को गाली दे दी है, जबकि ये बात सरासर झूठ थी। हमने कई वीडियोज में बताया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था, और यह भी दिखाया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री झूठे अपने मरे हुए पिता को गाली दिलवा रहे हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद 4 राज्यों का चुनाव निपटने के बाद 5वां राज्य तेलंगाना है, जहां पर 30 तारीख को वोटिंग होनी है। वहां पर भी प्रधानमंत्री गालियां खा रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद ही कह रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर हमसे मिलने दिल्ली आए थे, दोस्ती करना चाहते थे, मुझसे रिक्वेस्ट की, लेकिन मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। इसी को लेकर उनकी पार्टी बौखला गई है और मुझे गाली
देने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। मैं केसीआर को कभी भाजपा के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि पिछले कुछ ही दिनों से खुलकर इस बात की भी चर्चा हो रही है कि तेलंगाना को लेकर भारतीय जनता पार्टी केसीआर के साथ किसी भी स्तर पर जाकर समझौता करने के लिए तैयार है। यानी कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस साथ में आ जाओ, अगले चुनाव में साथ चाहिए। क्योंकि मामला यह है कि यदि तेलंगाना से भी बीजेपी को कुछ हासिल नहीं हुआ तो दक्षिण भारत पूरी तरह से बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि कर्नाटक ने पहले शटर गिरा दिया है। अब जैसा कि मैंने कई बार बताया है, प्रधानमंत्री दूसरों पर वही आरोप लगाते हैं जो काम वो खुद कर चुके होते हैं या फिर आने वाले वक्त में करने वाले होते हैं। हाल फिलहाल में पीएम मोदी और गृहमंत्री तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के मिले हुए होने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस उल्टा आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम ये तीनों कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तीनों एक साथ हैं, मिले हुए हैं। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस पर धर्म के नाम पर तुष्टिकरण करने का भी आरोप लगा दिया। यहाँ एक बात और याद दिला दें, तेलंगाना में भाजपा के एक विधायक थे टी राजा। ये वही व्यक्ति है जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिया करता है, सरेआम हिंसा को भड़काने वाली बातें करता है। एक वक्त में भाजपा ने इसी वजह से इस व्यक्ति को पार्टी से बाहर कर दिया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अपना लिया है। हालांकि बाहर किया था खाली नामे का। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी वादा किया कि तेलंगाना में अगला भाजपाई सीएम ओबीसी समुदाय से होगा। इस पर राहुल गांधी ने तंज किया था कि पहले 2% वोटवा तो ले लीजिए, इसके बाद मुख्यमंत्री बनाइएगा। पीएम मोदी ने केसीआर के बहुत सारी स्कीम की जांच कराने का भी वादा कर दिया है। और अगली बात जो प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में कही है, सुनकर आपकी खोपड़ियां भन्ना जाएगी। उनका कहना है कि मैं गारंटी देता हूं, तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनते ही सभी परिवारों को महंगे डीजल पेट्रोल के दामों से राहत मिलेगी। अब मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र यानी जिन भी राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां के लोग पता लगाएं कि उन्होंने कौन सा पाप कर दिया है कि डबल इंजन लगाने के बाद भी उन्हें डीजल पेट्रोल के दामों से राहत नहीं मिल पा रही है। वैसे सवाल यह भी है कि पूरे देश में भाजपा की सरकार है और साहेब भी प्रधानमंत्री हैं, तो फिर पूरे देश की जनता के लिए यदि डीजल पेट्रोल सस्ता होगा तो तेलंगाना के लिए भी हो जाएगा। पूरे देश की जनता ने कौन सा पाप किया है भाई। लेकिन यहां एक बात और जान लीजिए, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि गोदी मीडिया इस बात की चर्चा ही नहीं करता कि महंगाई बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल के दाम से जनता परेशान है और प्रधानमंत्री गोदी मीडिया को ही देखते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि डीजल पेट्रोल महंगा है। लेकिन तेलंगाना में उन्होंने जो डीजल पेट्रोल को लेकर कहा है, उससे इतना तो कंफर्म हो जाता है कि उन्हें यह पता चल चुका है कि डीजल और पेट्रोल के दामों से जनता परेशान है। प्रधानमंत्री के भाषण की एक बात और सुन लीजिए और हां, मुंह दबाकर हंसिएगा। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को कहा है कि ये तो अंधविश्वासी हैं। किसी ने उनके कान में डाल दिया कि अगर मोदी की परछाई तुम पर पड़ी तो तुम्हारे सारे सपने चूर हो जाएंगे, यानी पनौती लग जाएगा। तब से केसीआर ना तो मुझे एयरपोर्ट पर लेने आते हैं, न ही मीटिंग में आते हैं। ऐसे अंधविश्वासी लोग तेलंगाना के युवाओं का कैसे भला कर सकते हैं। और सवाल यह है कि वो कौन व्यक्ति है जिसने केसीआर के कान में यह डाल दिया कि मोदी की परछाई से उनके सपने चूर हो जाएंगे, या फिर साफ साफ कहें तो किसने कह दिया कि मोदी पनौती है, पनौती लग जाएगी। अगली बात यह भी है कि एक तरफ प्रधानमंत्री का कहना है कि केसीआर उनको एयरपोर्ट पर लेने नहीं आते, उनसे मिलने नहीं आते, और दूसरी तरफ खुद ही बता रहे हैं कि दिल्ली में आए थे केसीआर हमसे मीटिंग करने, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दोस्ती कर लीजिए। बड़ी कंफ्यूजन है भाई। आइए अब 2 नंबर की बात कर लेते हैं। मेरा मतलब है बीजेपी के 2 नंबर की बात कर लेते हैं, 2 नंबर के नेता की बात कर लेते हैं, यानी गृहमंत्री अमित शाह की। इन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस के विधायक चीनी सामान की तरह हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है, यानी कब इधर से उधर चले जाए। इस खबर को शेयर करते हुए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता रवीश कुमार ने लिखा है कि अमित शाह का व्यंग सबसे अच्छा होता है। 15 लाख के बारे में जुमला कहकर निकल गए और प्रधानमंत्री मोदी उसे आज तक झेल रहे हैं। अब अमित शाह चीनी माल किसे कह रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस से बीजेपी में आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस से बीजेपी में आए, उनके साथ कितने ही विधायक आए थे और शिवराज सिंह की सरकार बनी। क्या इन सभी को अमित शाह का बयान बुरा लग सकता है? क्या ये लोग बयान देंगे कि उन्हें चीनी माल होने पर गर्व है या वे लोकल हैं, चीनी नहीं? इस बयान का गजब असर होगा। नतीजे के बाद कांग्रेस के विधायकों पर दबाव आ जाएगा कि बीजेपी में गए तो जनता चीनी माल कहेगी। अमित शाह को बताना चाहिए कि उन्होंने बिना गारंटी वाले चीनी माल को अपनी पार्टी में क्यों जुटाया। फिलहाल शिंदे साहब और अजित पवार को परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों कांग्रेस से थोड़ी ना बीजेपी में आए हैं। अब यहां देखने वाली बात यह भी है कि गृहमंत्री अमित शाह तेलंगाना में कांग्रेस के विधायकों को चीनी माल बता रहे हैं, जबकि पूर्वोत्तर से लेकर तमाम राज्यों में जहां भी मौका मिलता है ऑपरेशन लोटस के तहत कांग्रेस के नेताओं पर गिद्ध वाली नजर गड़ाकर अमित शाह ही बैठे रहते हैं। और जब 3, 5, 18 करके चीनी माल खरीदने का मौका मिल जाता है तो गोदी मीडिया इसी को चाणक्यगिरी बताता है और चाणक्य बताने लगता है एक नेता को। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अमित
शाह चाणक्य नहीं बल्कि जुगाड़ू हैं, अपनी पार्टी के लिए जुगाड़ लगाते हैं और जब हाथ में डंडा और जेब में पैसा हो तो फिर नकली चाणक्य बना जा सकता है बड़े आराम से। बहरहाल लोग अपना अपना तर्क देते रहते हैं। अच्छा, आप अक्सर सुनते होंगे पिछले लगभग 10 सालों से किसी भी भाजपा समर्थक या नेता से यदि आप राहुल गांधी की चर्चा करेंगे तो वो धाय से बोलता है कि राहुल गांधी कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लिख के ले लो। और ये बात इतने भरोसे के साथ बोली जाती है मानो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि तेलंगाना में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि केसीआर और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ है और समझौता यह है कि कांग्रेस तेलंगाना में केसीआर को मुख्यमंत्री बनने में मदद करेगी और केसीआर राहुल गांधी को दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने में मदद करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या कल तक राहुल गांधी को पप्पू मानने और साबित करने वाली भाजपा और उसके बड़े बड़े नेता अब राहुल गांधी को पीएम पद का दावेदार भी मानने लगे हैं और अंदर की बात बाहर आने लगी है। बहरहाल मैंने ये बात पहले भी कई वीडियो में कही है, एक बार फिर से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने 10 साल पहले से ही अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी राहुल गांधी को ही माना था, उन्हीं को सबसे बड़ा खतरा माना था और उन्हें तब भी सबसे ज्यादा डर राहुल गांधी से ही था, आज भी है, क्योंकि जिससे डर नहीं होता उसके पीछे आईटी सेल और गोदी मीडिया की इतनी लंबी चौड़ी मशीनरी लगाकर बदनाम करने का प्रयास नहीं किया जाता, करोड़ों रुपए नहीं फूके जाते। आइए अब गोदी मीडिया की 2 मशहूर महिला लपटझंडिसों की बात कर लेते हैं। पहले इनसे मिल लीजिए। एक कार्यक्रम में इतिहासकार अशोक कुमार पांडे के साथ चित्रा त्रिपाठी की चर्चा हो रही थी। सावरकर के माफीनामों की बात आई तो चित्रा त्रिपाठी कहने लगी कि नेहरू के माफीनामों पर चर्चा नहीं होती। इस पर अशोक कुमार पांडे ने कहा कि नेहरू ने कभी कोई माफीनामा नहीं लिखा। तो चित्रा मैडम झट से मोबाइल निकालकर बताने लगती हैं कि नाभा रियासत के औपनिवेशिक शासन ने 1923 में अवैध तरीके से प्रवेश करने के मामले में 2 साल की सजा दी थी नेहरू को। इस पर नेहरू ने माफीनामा लिखा और 2 हफ्ते के भीतर ही जेल से रिहा हो गए। तभी इतिहासकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि नाभा घटना का जिक्र सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू द्वारा लिखी गई आत्मकथा में ही है और कहीं भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि नाभा कोई औपनिवेशिक शासन में नहीं था। इसके बाद उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई माफीनामा है जिसे नेहरू ने लिखा था तो 10 साल से मांग रहा हूं, कोई लाकर सामने रख दे। आगे उन्होंने बताया कि चूंकि पंडित नेहरू की अकस्मात गिरफ्तारी को लेकर मोतीलाल नेहरू परेशान थे तो उन्होंने पंडित नेहरू को सलाह दी कि एक माफीनामा लिख दिया जाए ताकि नेहरू को जेल से बाहर निकाला जा सके। लेकिन इतना सुनने के बाद पंडित नेहरू नाराज हो गए और इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई माफीनामा लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे अनुरोध है कि आप वापस इलाहाबाद चले जाइए। यानी बैठे बिठाए सरेआम मंच पर मैडम की छीछा लेदर हो गई और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान का गुब्बारा फट गया। किताब का एक पन्ना शेयर करते हुए पत्रकार आशुतोष लिखते हैं कि मोतीलाल नेहरू जवाहर की गिरफ्तारी से परेशान हुए, नेहरू से मिले, नेहरू ने कहा कि आप वापस जाइए और नेहरू ने इस मुकदमे में खुद को डिफेंड भी नहीं किया और जेल चले गए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ और पढ़ाया गया हो तो मुझे मालूम नहीं। और किताब का जो पन्ना उन्होंने शेयर किया है ये आप चाहें तो वीडियो को रोककर खुद भी पढ़ लीजिए। वैसे यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि जब से अशोक कुमार पांडे ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ज्ञान की गगरी को फोड़ा है, भक्तों की टोली ने इन्हें इतिहासकार मानने से ही इनकार कर दिया। बहरहाल जब चंद्रयान भेजने का श्रेय नेता को मिल सकता है, वैज्ञानिकों को किनारे लगाया जा सकता है, तो फिर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे क्या चीज है भाई। मगर सवाल यह है कि इतिहासकार को किनारे करने से इतिहास किनारे नहीं होता। इस कार्यक्रम के बारे में अशोक कुमार पांडे ने ट्वीट किया था। हाँ, एक बात कहूंगा, बाकी जो भी हो, चित्रा त्रिपाठी जी की एंकरिंग से मुझे कोई शिकायत नहीं है। बेहद सभ्य और संयत लहजे में थी, सबको बोलने का मौका दिया और बापू को सम्मान से राष्ट्रपिता कहा। सवाल पूछना उनका काम था, पूछे और जवाब को शांति से सुना। इस पर चित्रा त्रिपाठी ने लिखा, आग लगाकर अब बुझाने चले हैं। अब इस बात का क्या मतलब है आप खुद ही सोच कर देखिए। यह सुनकर अशोक कुमार पांडे खड़बड़ा गए और जवाब दिया कि कमाल है, मतलब इतनी गलतफहमी। आप हैं कौन चित्रा जी कि आपको खुश करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। अपनी बात पर अभी भी अडिग हूं। कल आप वास्तव में अच्छे एंकरिंग कर रही थी। साथ में यह भी कहूंगा कि आज आप फिर खुद को गोदी मीडिया का अभिन्न हिस्सा साबित करने के लिए जान लगा रही हैं। आइए अब दूसरी मैडम से मिल लीजिए। पहचानते तो आप होंगे ही, नाम है अंजना ओम मोदी, माफ करिएगा अंजना ओम कश्यप। उसी तरह के कार्यक्रम में अंजना ओम मोदी भी बोल रही थी, फिर से माफ करिए अंजना ओम कश्यप बोल रही थी। इस कार्यक्रम में दर्शकों की बातें भी ली जा रही थी, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में जिस व्यक्ति को माइक मिला उस व्यक्ति ने पूरे कार्यक्रम की पोल खोल कर रख दी। यानी यूं कह लीजिए कि पूरे माहौल का सत्यानाश कर दिया। और इसके बाद मैडम की शक्ल ध्यान से देखिएगा। कार्यक्रम के अंत में एक व्यक्ति ने बोलना शुरू किया और कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी को मानता हूं और इसलिए मानता हूं क्योंकि इस देश को चलाना बहुत मुश्किल है। इतनी विसंगतियां हैं कि यहां झगड़े होते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आप लोगों से है, यानी पत्रकारों से है कि क्या आप लोग अपना धर्म निभा रहे हैं? क्या निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि देश के क्या हालात हैं? क्योंकि इस वक्त देश में जो स्थितियां हैं वो नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच नहीं रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे इतिहास से याद आता है कि इंदिरा गांधी जब सबसे पावरफुल थी तब देश की मीडिया ने उन्हें सच नहीं बताया। यह नहीं बताया कि देश में क्या चल रहा है और उसका परिणाम
ये हुआ कि चुनाव में इंदिरा गांधी का क्या हुआ, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो क्या आप समझती हैं कि आपका कर्तव्य है कि आप निष्पक्ष बात करें या केवल उनकी चाटुकारिता ही करेंगी? इतना सुनने के बाद मैडम अंजना की शक्ल कुछ ऐसी हो गई थी, आप भी ध्यान से देख लीजिए। और फिर अंजना और कश्यप ने सवालों का कोई जवाब न देते हुए समय का हवाला दिया कि कार्यक्रम खत्म होने वाला है, और यह भी कहा कि चलिए प्रधानमंत्री पर 1 घंटे की बहस हमने कर ली, और देश को चलाना वाकई बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपने माइक किस मनसे से मांगी थी वही बता देता है कि देश को चलाना कितना मुश्किल है। यानी मैडम को लगा था कि माइक मांगने वाला इनके भगवान के बारे में कोई स्तुति गान करेगा, लेकिन पूरा छीछा लेदर कर दिया। वैसे गोदी मीडिया वालों को इस तरह के छीछा लेदर से कोई फर्क नहीं पड़ता, भीतर से पड़ता है तो नहीं पता, लेकिन सामने से तो कुछ दिखता नहीं है। वैसे भी इतिहास बार बार बताता है कि राजाओं और मजबूत शासकों के चाटुकारों ने ही उनके राज का बंटाधार किया है। चाटुकार अपने छोटे छोटे फायदे के लिए अपने ही भगवान का ठंडा बाजार करवा देते हैं और फिर चाटुकारिता करने के लिए नया भगवान ढूंढ देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।